हेलो दोस्तों, तो इस बार हम आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं हुक्स लॉ के ऊपर। वैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था हुक्स लॉ के बारे में लेकिन वहाँ ये भी बताया था कि हुक्स लॉ पे हम लोग एक अलग से सेपरेट से वीडियो बनाएंगे। तो आज वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज हुक्स लॉ एंड व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन इन द रियल लाइफ सिनारियो। तो दोस्तों, हम हैं फंडू कंसेप्ट्स और हम आपके लिए वीडियो लाए हैं सिलेरिस की ओर से। ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हुक्स लॉ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम कंप्रेस करते हैं या उसको स्ट्रेच करते हैं, कुल मिला के अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो उसका शेप एंड साइज चेंज होगा उसको हम लोग डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि किस तरह से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ फोर्स दिए हुए हैं, जैसे हमने कंप्रेशन देखा, टेंशन है, शियर है, टॉर्जन है, बेंडिंग है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर सकते हैं या उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं या उसको हम लोग बेंड भी कर सकते हैं या उसको ट्विस्ट कर सकते हैं। कई तरह से, अलग अलग तरह से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसी को लोड कहते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ अ लोडिंग। तो ये कई तरह की लोडिंग है जिसकी वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज करेंगे और जैसे ही शेप एंड साइज चेंज होता है उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो यहाँ डिफॉर्मेशन के भी कई टाइप्स दिए हुए, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला दिया है लैटरल डिफॉर्मेशन। तो लैटरल डिफॉर्मेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज होता है। वैसे ही दूसरा दिया है लॉन्जिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन। लॉन्जिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट का जनरली लेंथ चेंज होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेच कर रहे हैं या एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उसका लेंथ चेंज होगा। वैसे ही बेंडिंग। बेंडिंग में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक पोर्शन तो एज इट इज रहता है लेकिन रिमेनिंग पोर्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हम लोग लोड अप्लाई करने के बाद किस तरह से ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज होता है ये हमें समझना है। तो ये तो हो गया बेसिक सिनारियो। अभी इसमें मेन चीज जो है वो हमें समझनी पड़ेगी, डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन क्या होता है और डिफॉर्मेशन के टाइप्स क्या क्या है। जैसे यहाँ पे दो तरह के टाइप्स हम लोग डिस्कस किए हैं, एक तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक तो इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन तो जैसे हमने अभी डिस्कस किए थे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं एक्सटर्नल लोड अप्लाई करता हूँ तो उसका शेप एंड साइज डायमेंशन चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन उनको कहेंगे जिसमें कोई भी बॉडी को अगर हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे और जैसे ही हम लोड को रिमूव करेंगे, है ना, जैसे ही लोड रिमूव करेंगे तो वो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे एक पहलवान है, पहलवान तो नहीं लग रहा है लेकिन जो भी अपना स्प्रिंग खींच रहा है, अगर स्प्रिंग खींच रहा है ताकत से, लेकिन जैसे ही वो ताकत लगा रहा है उसको छोड़ देगा, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, वैसे ही वो स्प्रिंग क्या हो जाएंगे, सडनली इन नो टाइम वापस अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। वैसे ही दूसरा टाइप है इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन को कई बार प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे कोका कोला का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, कोका कोला का कैन है, इसको हमने कंप्रेस किया, जैसे ही कंप्रेस किया तो ये क्रंच हो गया और जैसे ही हम रिमूव करेंगे फोर्स तो ये क्रंच एज इट इज रहेगा, तो ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। हमने जब इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इसका शेप एंड साइज चेंज हुआ और जैसे ही फोर्स रिमूव किया तो ये एज इट इज परमानेंटली रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो हम लोग इलास्टिक डिफॉर्मेशन और इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हुक्स लॉ पूरा पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक सिनारियो के बाद अभी हुक्स लॉ पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कार्टून बनाया हो जो हाथ में हुक लेके हुए है, तो वैसा हुक से हम कोई इसको हुक्स लॉ नहीं बोलते। हुक्स नाम के काफ़ी रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे जिन्होंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किए हैं इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए, मटेरियल हुक्स लॉ को समझने के लिए एक स्टोरी अज्यूम करते हैं, काफ़ी अच्छा स्टोरी है। जैसे यहाँ हमें दिख रहा है कि एक छोटी सी बच्ची है जो एक कैट को खींच रही है बड़े जोर से, लेकिन दूसरी तरफ कैट को भी अगर हम देखें तो कैट भी उस बच्ची को अपनी तरफ खींच रही है। तो दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से इक्वलिब्रियम पोजीशन मेंटेन है ना, वो बच्ची आगे जा रही है ना कैट पीछे आ रही है। अब इसमें मान लो उसकी मम्मी है बगल में बैठी, वो पूछ रही है उस बच्चे को, बेटा क्यों आप कैट को खींच रहे हो। तो बच्ची बोल रही है, नहीं मम्मी मैं तो नहीं खींच रही हूँ कैट को, कैट ही मुझे खींच रही है, तो मैं तो खुद को स्टेबल रखने का कोशिश कर रही हूँ। तो ये सीन है। दूसरा एक सीन है, जैसे हमने एक रिजिड बॉल कंसीडर किया। रिजिड बॉल में भी हमने क्या किया, एक रस्सी बांध दिया और रस्सी को जोर जोर खींच रही है मान लो बच्ची। अब वो रिजिड बॉल भी उस बच्ची को अपनी तरफ खींचेगा और दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। इन दोनों इमेजेस में या दोनों केस में हमें एक चीज़ समझना है, जैसे
कैट और गर्ल का स्टोरी है। इसमें जितना फोर्स वो बच्ची कैट के ऊपर लगा रही है तो कैट भी मस्कुलर फोर्स उतना ही बच्चे के ऊपर लगा रहे हैं, दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, अगर बच्ची ज़्यादा फोर्स से खींचेगी तो कैट भी ज़्यादा फोर्स से अपने को स्टेबल रखने का कोशिश करेगी। और सेम केस रिजिड वॉल में भी है, अगर बच्ची ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो वॉल भी क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स से उसकी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो है इसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स से अगर कंपेयर करें तो एक चीज़ हमें पता चलती है कि जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग उसका शेप एंड साइज चेंज करने के लिए जितना भी एक्सटर्नल लोड लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज वापस से रिगेन करने के लिए उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। मतलब लार्जर इज द अप्लाइड फोर्स, लार्जर इज द रिस्टोरिंग फोर्स। यही हमें इन दो एग्जांपल से समझना है। तो जैसे यहाँ पे हुक्स लॉ का एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, तो इसमें एक चीज सिंपल बताई गई है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गर्ल इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द कैट एंड वॉल, जो हमने अभी डिस्कस किया है। जितना ज्यादा फोर्स वो गर्ल लगाएगी उतना ही ज्यादा फोर्स वो कैट और वॉल भी लगाएंगे। जितना ज्यादा अप्लाइड फोर्स होगा, जितना ज्यादा लोड होगा, उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो इसीलिए हम लोग इस लॉ को डिफाइन करते वक्त इसका स्टेटमेंट ही होता है कि अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमने लास्ट वीडियो में इलास्टिक लिमिट डिस्कस किया है। अगर आपको इलास्टिक लिमिट स्टडी जानना है तो हमारा लास्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो कंसेप्ट है वो स्ट्रेस हम लोग समझते हैं। स्ट्रेस यानी क्या है, सिंपली स्ट्रेस यानी प्रेशर होता है या फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इसका फोर्स दिया भी है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। तो जितना भी आप लोड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन यानी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायमेंशन कितना चेंज कर रहा है वो हमें बताता है। तो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, यह है स्ट्रेन का फार्मूला। तो कुल मिला के लॉ हमें बता रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना आप लोड अप्लाई करेंगे, जितना आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, जितना आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा बॉडी में चेंज प्रोड्यूस होगा। जैसे स्ट्रेन है ना, चेंज इन शेप एंड साइज। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा लोड अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा बॉडी का शेप एंड साइज चेंज होगा। तो यही कंसेप्ट हमें हुक्स लॉ बता रहा है। लेकिन यहाँ जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हुक्स लॉ जो है वो एक सर्टन लिमिट तक ही वैलिड है, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं। तो उस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। वहीं तक हम जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही चेंज प्रोड्यूस होगा। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाहर अगर जाएंगे तो फिर ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगा, फिर शायद थोड़े से स्ट्रेस के लिए शायद ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाए। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हुक्स एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया गया था वो स्टडी करते हैं। यहाँ पे काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं हुक्स साहब, है ना, यही साइंटिस्ट हैं। हालांकि उनके स्मार्टनेस पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक स्प्रिंग हमने क्या किया है, एक रिजिड सपोर्ट को वर्टिकली टाई किया है, उस पर हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल मास अटैच कर दिया जो mg फोर्स जो है डाउनवर्ड लगाएगा स्प्रिंग पे। अब उस फोर्स की वजह से स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा। अब जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो स्प्रिंग में भी इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होगा अपना ओरिजिनल रिगेन, शेप एंड साइज रिगेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ या स्ट्रेचिंग हुआ उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, x से डिनोट किया है यहाँ पे। अगर मैं उस मास को एक्स्ट्रा मास अटैच कर दूँ तो अब ज़्यादा फोर्स अप्लाई हुआ तो स्प्रिंग भी ज़्यादा स्ट्रेच होगा, और ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा। तो कुल मिला के जैसा हमने अभी वो दो इमेज स्टोरी में डिस्कस किए थे, ज़्यादा अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है। यहाँ पे हम अगर ग्राफिकल एनालिसिस स्टडी करें तो फोर्स जो है और एक्सटेंशन का ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, तो जहाँ थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा एक्सटेंशन होगा। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, स्ट्रेट लाइन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद में अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के लिए ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हो सकता है इसी के बाद जो है कि उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाता है कि ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करेगा लेकिन उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। तो हुक्स लॉ का अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें समझना है तो यहाँ पे दिया गया है F इज इक्वल्स टू के एक्स, जिसमें F जो है रिस्टोरिंग फोर्स है, K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है और X जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। इसमें जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। मतलब कोई भी स्प्रिंग को या कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को हम जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा वो रिस्टोर करने के लिए इंटरनल फोर्स लगाएगा। तो कुल मिला के फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
डिस्प्लेसमेंट को, ये तो हमने लास्ट टाइम ही स्टडी की थी। लेकिन इसका अगर एक्चुअल एक्सप्रेशन हमें देखना है तो उसमें नेगेटिव साइन आती है। नेगेटिव साइन इसलिए आती है कि फोर्स जो है यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्सटेंशन के या डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में वर्क करता है। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, ये तो क्लियर है। लेकिन जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा रिस्टोरिंग फोर्स उसके अगेंस्ट में अप्लाई होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है तो हमें डायरेक्शन लिखना पड़ता है। तो इसमें जो माइनस साइन आएगा वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। इसको समझने के लिए जैसे देख रहे हैं हम अभी स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हुआ, लेकिन अब रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ ढकेलेगा। अगर हम स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचेंगे तो हमने जो फोर्स लगाया उसके अगेंस्ट में रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ होगा। तो कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई करेगा। तो इसका वेक्टर फॉर्म अगर हमें स्टडी करना है, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो वही डायरेक्शन जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। इससे हमें एक चीज़ समझने को मिलेगी कि स्प्रिंग कांस्टेंट कभी भी माइनस नहीं होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे माइनस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट रहेगा, इसलिए माइनस साइन आता है। तो इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कभी भी माइनस नहीं होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे। और अगर इसी इक्वेशन को हम लाइन के स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन से अगर कंपेयर करें, तो जैसे लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। उसमें m तो स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एम एक्स से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो m इज इक्वल्स टू माइनस के। अगर ये कंपेयर करके हम वैल्यूज फाइंड करने का कोशिश करें तो इससे हमें पता चलता है कि m क्या होता है, स्लोप, यहाँ पे k क्या है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो इसमें स्लोप हमेशा निगेटिव रहेगा। लेकिन स्लोप निगेटिव रहेगा मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन अगर हम डिस्कस करना चाहें तो इसमें 3-4 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें पहला तो यह है कि हुक्स लॉ हमें यह बताएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी किस तरह से अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करता है। साथ ही साथ रिस्टोरिंग फोर्स जो बॉडी इंटरनली अप्लाई करता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। तीसरा पॉइंट ये हम कह सकते हैं कि अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें स्लोप हमेशा निगेटिव आएगा। और साथ ही साथ जो मैंने कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। यहाँ पे फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहता है, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कुल मिला के ये जो है आज का वीडियो रहा हुक्स लॉ पे। हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर कई लोगों ने कमेंट में दिया है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स और अलॉय कैन रिटेन इट देयर इलास्टिक प्रॉपर्टीज इवन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतने कोल्ड वेदर में, इतना -40 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा अलॉय जो है अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, कार्बन, स्टील, कॉपर अलॉयज, एनआई स्पैन अलॉय एंड टिटेनियम अलॉय। तो इसमें कई लोगों ने सही आंसर दिए हैं। तो सही आंसर है इसका निकेल स्पैन अलॉय। तो निकेल स्पैन अलॉय जो है वो निकेल आयरन क्रोमियम अलॉय भी है, जिसको हम C902 भी कहते हैं। तो ये इवन -42 डिग्री सेल्सियस, तो 45 डिग्री सेल्सियस पे भी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज क्या करता है, रिगेन करता है। तो ये पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर है। ऑल्सो कई लोगों ने सही आंसर दिया है, कई लोगों ने इसको फाइंड करने का कोशिश किया है। तो आज की वीडियो पे भी हम एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्वेश्चन है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कोई भी बॉडी में जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो इनमें से किन प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता। तो पहला है इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, दूसरा है मास ऑफ द बॉडी, तीसरा है साइज ऑफ द बॉडी और चौथा है मटेरियल ग्रेड। तो सभी लोग इसका स्टडी करके अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जल्द ही हम आपके लिए अगला वीडियो भी लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।